बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा, मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूं अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। केंद्र सरकार की योजना को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और इस पर सवाल उठाती नजर आई हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा है कि कन्फ्यूज़न में विपक्षी पार्टियों को रहने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के हितों का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने आने वाले पश्चिम बंगाल के, आसाम के चुनाव के लिए भी साफ तौर से ये कहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी हमारी सरकार बनेगी। और भी क्या कुछ तमाम बातें कहते नजर आए हैं, सुनिए। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, बट जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और ना ही भाई, हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी हैं, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीत गया, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे हैं वहां पे वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच से लिया गया, ये फैसला मनरेगा को लेकर हम लोगों ने लंबे समय से देखा कि देश में इसको बनाकर भी, इसको आधार बनाकर भी राजनीति करने का प्रयास किया गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और एक ऐतिहासिक सोच वाला ऐतिहासिक फैसला बताकर हमारे देश के लोगों को मिट्टी खोदने के काम में लगाकर रखने का काम किया। और बीते सालों के साथ मनरेगा सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया। और हर वो व्यक्ति जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है वो इन बातों से सहमत होगा कि किस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार किया जाता है, किस तरीके से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, या सिर्फ हस्ताक्षर करके बिना कोई काम किए हुए पैसों की निकासी कर ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन। साल दर साल बीतते गए, इस व्यवस्था का लाभ किसी परिवार को मिला हो, किसी गरीब मजदूर को मिला हो, यह अनुभव हम लोग को ना के बराबर हो। पर हां, जो लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपने बड़े घर, गाड़ियां, बंगले सब बनाने का काम किया। और आज जब इस भ्रष्टाचार के अड्डे के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा प्रहार किया गया है तो मैं कांग्रेस की तकलीफ को भी भली भांति समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये उनकी सोच की भ्रष्टाचार की ये योजना थी, उनके द्वारा निर्माण की गई। अब इसमें जितने लूप होल्स थे, जब हम लोगों ने उसको टाइटन अप करने का काम किया, जब उन लूप होल्स को हम लोगों ने कसने का काम किया, तो आज इनकी दुखती रग पे हाथ पड़ा है। और ये
इनकी तिलमिलाहट का कारण बना। इन्होंने जितने संशोधन भ्रष्टाचार में कर एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया, जी राम जी के नाम से गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका ग्रामीण को लेकर इस योजना को लाया गया। अब कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि इन्होंने जो स्कीम भ्रष्टाचार के लिए तैयार की थी उसको एक सशक्त स्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा कैसे दिया जा रहा है। तो इन्होंने 2-3 बिंदु इसमें से उठाने का काम किया। सबसे पहले तो भावनात्मक तरीके से राजनीति करने का काम किया कि इसमें से बापू का नाम हटा दिया गया, महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। नाम क्यों बदला गया? प्रभु इतिहास गवाह रहा है, भारत में समय समय पर योजनाओं में सुधार किए गए हैं, योजनाओं में बदलाव किए गए हैं परिस्थिति के अनुसार, और कई बार संभवतः उस योजना से प्रेरणा लेते हुए एकदम नए स्वरूप में दूसरी योजनाओं का गठन किया गया है और उसका नाम बदला गया है। ऐसा नहीं है कि उस योजना का कोई अपमान करने के लिए कांग्रेस वाले ही कितनी हम लोग की योजनाओं को गिनाते फिरते रहते हैं कि भैया स्वच्छ भारत क्या है, हम भी तो निर्मल ये करते थे वो करते थे, उसी का ही एक स्वरूप है ये। तो जब आपको वो बातें समझ में आती थी तो आज इस बात पे राजनीति करने का क्या आधार बनता है कि आप बापू का नाम हटा दें? कौन बापू के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की सोच भी सकता है? और आपको ऐतराज किस नाम से हो रहा है? इसके खैर कई कारण हैं। राम से आपको ऐतराज रहा है, इस बात का प्रमाण देने की किसी को जरूरत नहीं। कांग्रेस की सोच राम, सनातन, इन सब को लेकर क्या रही है ये किसी से छुपा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण, उसमें इनका बहिष्कार, ये तमाम चीजें दिखाता है कि कांग्रेस को इस नाम से ऐतराज रहा है। पर कैसे बोले कि इस बात से हमको ऐतराज है, इस नाम से हमको ऐतराज है? तो उसका आधार क्या बनाया गया कि भाई बापू का नाम आपने बदल दिया। बापू के सबसे प्रिय नामों में से एक राम जी का नाम था। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो आखिरी क्षणों में उनकी जुबान पे हे राम ही था। और मैं नाम की राजनीति में नहीं उलझना चाहता। आप इसके मेरिट्स पे चर्चा कीजिए ना। जी राम जी के मेरिट्स में मुझे बताइए कि भाई हमने कहां कमी छोड़ी है, उस पर हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। 100 दिन से ज्यादा 125 दिन की गारंटी हम लोग दे रहे हैं। 25% इजाफा इसमें किया गया है। इस मेरिट पे हमसे टकराइए, बोलिए कि भैया क्यों आपने कर दिया, 25 दिन ज्यादा की गारंटी आप क्यों दे रहे हैं? इस पे चर्चा कीजिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। इन्होंने एक और भ्रम क्या फैलाने का काम किया कि आप लोगों ने स्टेट के ऊपर भार डाल दिया है, स्टेट के ऊपर अब ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक तौर पे पहले के समीकरण के बनस्पत अब 60-40 का रेशियो आ गया, तो अब स्टेट के ऊपर भार पड़ेगा। किसको चिंता हो रही है इस बात की? विपक्ष को। कितने राज्यों में सरकार है भैया आपकी? स्टेट पे भार पड़ने की चिंता किसी को होनी चाहिए तो हम लोग को होनी चाहिए ना। जहां पे भाजपा की सरकारें हैं या एनडीए की सरकारें हैं, हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। कितनी जगह पे आपकी राज्य में आपकी सरकारें हैं कि आपको चिंता हो रही है कि स्टेट के ऊपर भार पड़ रहा है? और वैसे तो हर चीज में संघीय ढांचे को ये याद कराएंगे। जब केंद्र से लाभ लेना होगा तो उसमें संघीय ढांचा ये बोलते नहीं थकते। और जब संघीय ढांचे के आधार पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच के साथ स्कीम का निर्माण किया जाता है तो उसमें इनको ऐतराज हो जाता है कि भैया स्टेट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये बोझ पड़ने की बात नहीं है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा मनरेगा के विफल होने का। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कभी उस ओनरशिप को समझा ही नहीं। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होते हैं और ऐसे में स्टेट को कभी उस ओनरशिप का एहसास ही नहीं हुआ मनरेगा में। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ना के बराबर उनका योगदान होता था, उनको कभी फर्क ही नहीं पड़ा। पर आज जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाएगी, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत अब ये जिम्मेदारी जब बांटी जाएगी तो राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी और राज्य भी इस बात को अब सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काम कर रहे हैं सही में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य का भी योगदान अब उसमें जा रहा है।
तो ऐसे में मैं मानता हूं कि भारत के संघीय ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को और सशक्त करने की सोच के साथ ये जो बदलाव किए गए हैं उसका यकीनन लाभ मिलेगा। प्रैक्टिकल तौर पर भी देखिए, इससे पहले से मिट्टी खोदने के काम में लगाया जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जाएंगे, रूरल एरिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इसके तहत लिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का निर्माण इसके माध्यम से किया जाएगा। सही मायनों में इस योजना का लाभ न सिर्फ उन गरीब मजदूरों को मिले बल्कि उनके माध्यम से हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य को भी मिले। ये बदलाव हम लोगों ने इस योजना में किए हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भैया मेरिट्स पे डिस्कस कीजिए ना, और हम लोग करने को तैयार हैं, आप कीजिए, और बेहतर सुझाव आएंगे उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्यों नहीं करेंगे। पर ये सिर्फ भ्रम फैलाते रहना, देश भर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं जी राम जी को लेके, जी राम जी को लेके, मुझे बताइए क्या गलत हो रहा है इसमें, और अभी तक क्या सही हो रहा था कि आपको उसमें ऐतराज नहीं था। हर चीज में आपको सुधार चाहिए, बट अगर कहीं पे सही में सुधार किया जाता है तो आपको ऐतराज होने लगता है। हकीकत में ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रहार है और इस बात की तिलमिलाहट है। असम में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, बंगाल चुनाव के बारे में, बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार, असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूं अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा, और उससे पहले मेरा खुद का आकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना होगा। मालूम भी है, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए, और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए ही नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध हैं जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा, और समय रहते हुए
मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूं कि उस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिलाना। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। तमाम बिंदुओं पर वो अपनी बातें रखते नजर आए हैं। वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर खास तौर पर अपनी बातें वो कह रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।